तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हिंदी टेस्ट सीरीज़ की एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। दोस्तों, ये 20वीं सीरीज़ है और एक चीज़ आपको जानकारी के लिए बताऊं कि ये सीरीज़ के कंप्लीट होने के बाद कुल 400 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के पूरे हो जाएंगे। यदि ये सारी सीरीज़ आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, यूपी सुपर टेट हो, राजस्व लेखपाल है, यूपी ट्रिपल की जो भी परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, बैंक, रेलवे, ये तमाम परीक्षाएं हैं जिसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और इनके पाठ्यक्रम भी लगभग सिमिलर हैं दोस्तों। तो प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ पहला और दूसरा प्रश्न। पहला पढ़ता हूँ दोस्तों, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ए, कर्मधारय। अब ये कर्मधारय समास क्यों होगा दोस्तों? यहाँ पे देख लीजिए, चरण कमल यानी कमल रूपी चरण, जहाँ पे में उपमान या फिर विशेषण विशेष संबंध होता है वहाँ पे कर्मधारय समास ही होता है। यदि आपको बहुत डिटेल में जाना है तो वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, आप वहाँ जाके क्लियर कर सकते हैं, विस्तृत रूप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न पढ़ता हूँ दोस्तों, मृगनयन में कौन सा समास है? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो आप समास विग्रह यदि मृगनयन का करते हैं दोस्तों तो मृग के समान नयन, यहाँ भी उपमा दी जा रही है, उपमान रूप में संबंध है, इसलिए यहाँ भी समास होगा बी, कर्मधारय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है? त्रुटिपूर्ण खोजना है, 3 सही है, 1 गलत है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। कांतार, ऋतुपति, कुसुमाकार है, मधुमास। तो आप सोचिए और बताइए कि इसमें सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, आप लोगों ने सोच लिया होगा, फिलहाल मैं सही उत्तर आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर होगा ए, कांतार। कांतार ये वसंत का पर्याय न होकर के ये वन का पर्याय है दोस्तों, जंगल का पर्याय है, तो ये याद रखिए आप। ठीक है, चौथा प्रश्न पढ़ता हूँ, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। कल्पवृक्ष, केवड़ा, कमल, गुलाब। तो आप सोचिए और बताइए कौन सा सही उत्तर होगा। दोस्तों, आप लोगों ने सोच लिया होगा, काफ़ी सामान्य सा है ये, सी, कमल। अरविंद जो है वो कमल को कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, गोबर गणेश शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या फिर अधिकरण तत्पुरुष। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले समास विग्रह करते हैं दोस्तों। गोबर गणेश, गोबर से निर्मित गणेश, यहाँ पे करण तत्पुरुष होगा, यहाँ साधन का बोध हो रहा है, करण तत्पुरुष होगा। बाकी आपको यदि कारक का वीडियो चाहिए दोस्तों, क्योंकि कारक यदि आप पढ़ेंगे तभी ये चीज़ें पूरी तरह से आपको समझ में आएगी, तो लिंक उसकी आई बटन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके और विस्तृत रूप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे छठा और सातवां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। छठा पढ़ता हूँ, टिड्डी शब्द का बहुवचन होगा। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। टिड्डीगण, टिड्डी वर्ग, टिड्डी जन या फिर टिड्डी दल। तो बहुत चर्चित शब्द है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको दिक्कत होगी। हमारा सही आंसर होगा डी, टिड्डी दल इसको कहा जाता है। अपना रंग जमाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे। प्रभावित करना, उपेक्षा करना, शेखी बघाड़ना या फिर किसी की बात न सुनना। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, आप लोगों ने सोच लिया होगा, इस मुहावरे का अर्थ होगा प्रभावित करना। तो बहुत सामान्य सा है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 8वां और 9वां प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे 8वां प्रश्न पढ़ता हूँ, राम सीता से सुंदर है, वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ यहाँ पे। करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर संबंध कारक। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर होगा अपादान कारक। राम सीता से सुंदर है, जहाँ पे तुलना करने, अलग होने का बोध होता है, वहाँ पे अपादान कारक होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको कारक पढ़ना ही चाहिए क्योंकि महत्वपूर्ण है।
कई जगह काम आता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि समास में भी काम आता है और अलंकार में भी ये चीज़ें आपके काम आएंगी दोस्तों। तो आप वीडियो जाके देख लीजिए और आपकी सारी शंकाएँ जो है वो दूर हो जाएंगी वहाँ पे। फिलहाल नवा प्रश्न पढ़ता हूँ यहाँ पे दोस्तों। निम्न में किसकी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शंस देख लीजिए। उन्नयन, 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 उन्नयन। तो आप यहाँ वर्तनी ही देखनी है। यदि प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो लगभग सबका समान ही होगा। तो यहाँ पे वर्तनी सही है, ऑप्शन बी उन्नयन लिखा जाता है। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नवा प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। 10वां अनवीक्षा का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। अनधन वीक्षा, अनधन वीक्षा, अनुधन इच्छा या फिर अनवधन इच्छा। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा सी, इसका संधि विच्छेद होगा अनुधन इच्छा। और आपसे एक चीज़ बता दूं कि ये यण संधि है दोस्तों। यदि ई उ या फिर री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। यहाँ उ के बाद भिन्न स्वर आया है, इसलिए यहाँ पे उ का व हो गया है अनवीक्षा। ये देख लीजिए, उ का व हो गया है अनवीक्षा। तो ध्यान रखें इन चीज़ों का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे सामने है दोस्तों 11वां और 12वां प्रश्न। पढ़ देता हूँ इनको। निम्न में से भाववाचक वाक्य का चयन कीजिए। भाववाच्य वाक्य बताना है इसमें। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। सीता कपड़ा सीती है, यहाँ बैठा नहीं जाता, कपड़ा सिया जाता है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर होगा यहाँ बैठा नहीं जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 12वां प्रश्न है दोस्तों। 12वां पढ़ता हूँ। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है। अब इसमें देख लीजिए ऑप्शन सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर होगा सी, मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य के बारे में एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों कि जहाँ पे एक प्रधान वाक्य और उस पे अन्य आश्रित वाक्य होते हैं वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। यहाँ प्रधान वाक्य क्या होगा देख लीजिए। उसने कहा है कि, तो उसने कहा कि ये जो होगा ये प्रधान वाक्य होगा कि मैं घर आऊँगा, जाऊँगा, सॉरी। तो यहाँ पे ये मिश्र और आश्रित और मुख्य वाक्य हैं, प्रधान और आश्रित वाक्य हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य ही होगा। ठीक है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। सरल वाक्य हम जानते हैं कि कोई एक सामान्य सूचना उपलब्ध कराते हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां और 14वां प्रश्न है दोस्तों। पढ़ता हूँ इन्हें। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शंस देख लीजिए। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों की रचनात्मक लेखन हेतु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है सी, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन के लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है दोस्तों। 14वां, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। सुमित्रानंदन पंत जी, अज्ञेय जी, रामधारी सिंह दिनकर जी या फिर महादेवी वर्मा जी। तो आप सोचिए कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 15वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 15वां है, मजदूरी और प्रेम किसकी रचना है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ये ए, सरदार पूर्ण सिंह की रचना है ये। तो मैं समझता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ये फिलहाल याद करने की चीज़ है दोस्तों, बार बार पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16वां और 17वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। 16वां पढ़ता हूँ। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। देखिए यहाँ रस के बारे में पूछ लिया। और जानकारी के लिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि रस के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपलोड की है दोस्तों। रस का लगभग संपूर्ण भाग वहाँ पर मैंने कवर किया है, तो आप जाके देखेंगे
तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ देखते हैं विस्मय का स्थायी भाव पूछ लिया। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, हास्य, शांत, अद्भुत या फिर बीभत्स। तो आप सोचिए और बताइए कि विस्मय किस रस का स्थायी भाव है। यहाँ पे होगा ऑप्शन सी सही हमारा, ये अद्भुत रस का है दोस्तों। तो ठीक है, 17वां देखते हैं। यहाँ पे 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, अद्भुत रस या फिर वीर रस। तो आप सोचिए और बताइए, इसमें कई सारे ऑप्शंस हो गए हैं। तो आपको यहाँ ये श्रृंगार कुछ इस हिसाब से लिखा जाना चाहिए था। ये श्रृंगार की सही वर्तनी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे श्रृंगार की सही वर्तनी ये होनी चाहिए, श्रृंगार। तो ठीक है, और ये देख लीजिए, ये रसराज पूछा है किसे कहा जाता है, तो यही ऑप्शन भी हमारा सही है दोस्तों, ए, श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है। तो आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे 18वां और 19वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। 18वां पढ़ता हूँ, य किन वर्णों के संयोग से बना है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए, ज प्लस य, ज प्लस य। यहाँ पे देखिए ज हलंत के साथ है, ध्यान रखिएगा, ज प्लस ध, ज प्लस न्य। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, य जो है ज और य से बना है, ज हलंत होना चाहिए। हलंत का मतलब आप ये जान लीजिए कि इस व्यंजन के साथ स्वर नहीं लगा है, या फिर अर्ध व्यंजन कह सकते हैं इसको दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, एक हलंत के कारण ये विकल्प सही हुआ है। तो आप जान लीजिए कि आपको कितनी बारीकी से छोटी चीज़ों पे भी नज़र रखनी है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 19वां प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछ लिया। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, 36, 32, 33 या फिर 34। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, हमें 36 ही पढ़ाया जाता रहा है, हम लोगों ने 36 ही पढ़ा है, लेकिन जो संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, इनको व्यंजन नहीं माना जाता है। इस हिसाब से ये ऑप्शन हमारा सी सही होगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। ये संख्या, ये नंबर आप याद कर लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है। ये प्रश्न छोटे पूछ लिए जाते हैं दोस्तों इन परीक्षाओं में। आखिरी प्रश्न है दोस्तों, 20वां पढ़ता हूँ, सन्मार्ग शब्द का विलोम है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, सहज मार्ग, सुमार्ग, अमार्ग या फिर कुमार्ग। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर होगा कुमार्ग। सन्मार्ग का एक तरह से मतलब होता है सही मार्ग, सच्चा मार्ग, और कुमार्ग का यहाँ जो मतलब है इसके उलट है, कुमार्ग यानी बुरा मार्ग। तो इस सेंस में इसका अर्थ कुछ हम समझ सकते हैं। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते एक चीज़ आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मगन ट्यूटोरियल्स पे हिंदी से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पे लगभग पूरे पाठ्यक्रम पे दोस्तों प्रामाणिक वीडियोज़ उपलब्ध हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उन वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि आप मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक आत्मबल ज़रूर मिलता है। तो बस दोस्तों, शुभकामनाएं हैं कि आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।